गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। मैं आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग एनटीएससी फिजिक्स में चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज पार्ट नंबर 4 कवर करेंगे। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ होता क्या है स्टूडेंट? देखिए, यदि स्टूडेंट्स हम लोग एक कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड को यदि स्टूडेंट्स हम लोग एक वायर से एक बैटरी से कनेक्ट कर दें या अप्लाई कर दें एक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अप्लाई करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल जो है स्टूडेंट्स वो VA और यहाँ का पोटेंशियल कितना है देखिए VB। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB। इसको हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स हायर पोटेंशियल और इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग लोअर पोटेंशियल। इस टर्मिनल का नाम है स्टूडेंट्स A और इस टर्मिनल का नाम क्या है स्टूडेंट देखिए B। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि करंट जो है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा इसमें देखिए, आउटसाइड द बैटरी current flows from higher potential to lower potential. Okay, and inside the battery current I flows from lower potential to higher potential. Okay, तो ओम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? देखिए, ये हमारा बैटरी, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बैटरी था। तो आउटसाइड करंट जो है स्टूडेंट्स वो मेरा हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा है इसमें देखिए लो पोटेंशियल की ओर, बट इनसाइड द बैटरी करंट जो है इसमें देखिए लो पोटेंशियल से किधर जा रहा है इसमें देखिए हाई पोटेंशियल की ओर। ओके, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its end and providing temperature and all other physical condition जैसे मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा आर रिमेन अनचेंज्ड। तो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। और डेल्टा V को कितना लिखा है इसमें देखिए VA माइनस VB। मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा V को यदि स्टूडेंट्स हम लोग V से रिप्रेजेंट कर ले तो करंट इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, करंट इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए सम कांस्टेंट G इनटू V। ये G को स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देंगे? तो G को नाम देंगे है स्टूडेंट्स हम लोग कंडक्टेंस। यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर ले तो देखिए फ्रेंड्स V इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा V है,
तो v इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/g इंटू आई। तो v इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स i इंटू आर, और इस r का नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ओके। तो ये दोनों ही पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग याद कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये और सेकेंड पॉइंट इसको ओके। जहां पे r का मीनिंग क्या है स्टूडेंट देखिए रेजिस्टेंस, एंड g का मीनिंग क्या है स्टूडेंट बताइए कंडक्टेंस। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि g जो है स्टूडेंट्स वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है स्टूडेंट बताइए रेजिस्टेंस होता है ओके। g इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे स्टूडेंट्स r जो है वो मेरा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस नाम दिया है। द रिलेशन r इक्वल टू v बाई i is referred to Ohm's law after the German physicist George Simon law Ohm's okay, who discovered it. It is quite clear from the above equation that first point लिखा है इसमें देखिए the current I is proportional to potential difference between the ends of the resistance। मीनिंग क्या है फ्रेंड्स कि करंट I जो है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the resistor okay। V is constant, then I is always inversely proportional to resistance। यदि स्टूडेंट्स V मेरा कांस्टेंट हो जाए तो I जो है स्टूडेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के ओके। द प्लॉट ऑफ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी जिस तरह से स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू बढ़ेगा इन सेम मैनर हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा स्टूडेंट बताइए इंक्रीज करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे करंट है एंड वाई एक्सिस पे पोटेंशियल है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इस एंगल को कंसिडर कर ले, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा वी, इसको कहेंगे स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा आई। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू क्या लगा स्टूडेंट्स हमारा क्या चीज रेजिस्टेंस। इस v को स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे v अपॉन से i। तो v अपॉन i इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट बताइए रेजिस्टेंस। एंड इस रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करें स्लोप ऑफ v वर्सेस i ग्राफ, यानी v वर्सेस i ग्राफ के स्लोप को स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम दिए रेजिस्टेंस नाम दिए हैं। और इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। तो tan थीटा इक्वल्स टू v अपॉन i इक्वल्स टू r। यहाँ से एक मीनिंग है स्टूडेंट्स जैसे ही हमारा थीटा इंक्रीज करेगा दिस इंप्लाइज दैट कि tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा r के वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट बताइए इंक्रीज करेगा ओके। यानी स्लोप के बढ़ने से tan थीटा इंक्रीज करेगा और tan थीटा इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स तो हमारा r की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट बताइए इंक्रीज कर लेगा ओके। यदि स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ i वर्सेस v हो जाए, देखिए यदि हमारा ग्राफ है स्टूडेंट्स i वर्सेस v हो जाए, मान लेते हैं i वर्सेस v हो, इस तरफ हो जाए स्टूडेंट्स हमारा i और यहां हो जाए v, देन इस केस में स्टूडेंट्स जो हमारा tan थीटा होगा, जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ IV ग्राफ वो tan थीटा इक्वल्स टू i अपॉन v विच इज इक्वल टू 1 अपॉन r विच इज इक्वल टू g ओके। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्लोप ऑफ vi ग्राफ हमारा हो गया रेजिस्टेंस एंड स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या हो गया स्टूडेंट बताइए कंडक्टेंस ओके। यानी थीटा के बढ़ने से यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो पॉइंट है स्टूडेंट्स इसका, और यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ने से tan थीटा हमारा क्या होगा स्टूडेंट बताइए इंक्रीज कर लेगा एंड g की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट बताइए g की वैल्यू हमारा क्या होगा स्टूडेंट बताइए देखिए थीटा के बढ़ने से यहाँ tan थीटा इंक्रीज होगा तो यहाँ g भी क्या होगा स्टूडेंट्स इंक्रीज कर लेगा ओके। IV ग्राफ के केस में सिंपल सा मीनिंग है। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया तो एक लेटर R से। सबसे पहले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यदि सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के सिंबल को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे ओके। ये शो करता है रुकावट। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते समय यदि जर्किन हो जाए तो जर्किन क्या करता है स्टूडेंट बताइए तो बाइक की स्पीड को क्या कर देता है स्लो कर देता है।
तो सेम मैनर में यदि किसी कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देना। तो रेजिस्टेंस है क्या फ्रेंड्स? तो रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप बेसिक डेफिनेशन देख सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट लिखा है इसमें देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R equals to V upon I, that is potential difference across the conducting ends divided by current flow through it. Okay. Second point है फ्रेंड्स यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा R है वो तो सिंपली V अपॉन I हो गया। V को स्टूडेंट्स हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में एंड करंट को मेजर करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर इसको स्टूडेंट्स हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे ओम कहते हैं और इसका सिंबल हो गया ये ओमेगा। यानी साइंटिस्ट ओम को ऑनर करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के यूनिट को क्या रखे स्टूडेंट्स बताइए? ओम रखा गया। इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ग्रीक वर्ड है ओमेगा। यदि स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग 1 ओम की डेफिनेशन तैयार करें तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो 1 ओम का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया स्टूडेंट बताइए? यदि किसी कंडक्टिंग वायर के एंड पे यदि हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें और इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए? वो 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। तो सेम डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt is applied to the ends of the conductor and a current of 1 ampere flows through it, then resistance of the conductor will be 1 ampere. Basic simple definition है 1 ampere of current का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा है देखिए, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। जैसे कोई अगर कंडक्टिंग वायर है तो उस कंडक्टिंग वायर के लेंथ पे निर्भर करता है। देखिए ये मेरा अगर कंडक्टिंग वायर है तो इस कंडक्टिंग वायर के लेंथ कितना है? ओके, इस कंडक्टिंग वायर का लेंथ कितना है? तो लेंथ पे स्टूडेंट्स किस प्रकार से निर्भर करता है? तो देखिए मैथमेटिकली लेंथ पे जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी जैसे जैसे स्टूडेंट्स लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगा हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट बताइए? इंक्रीज कर लेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रहा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सेकेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ये किस प्रकार से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है? तो कहता है देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब यह हुआ है स्टूडेंट्स यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा स्टूडेंट? देखिए डिक्रीज करेगा। ओके, यदि स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को हम लोग कंपैरिजन में कर ले तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यदि स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होगा। इस कांस्टेंट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देते हैं? देखिए रो, RHO, रो एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके दो नाम है, एक है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और सेकेंड इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ओके स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को आप याद रखें। जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यही स्टूडेंट्स कहलाता है रो, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं रो, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर से T। ओके, ये टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं देखिए R एट टेम्परेचर T, R एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर T। इस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स आप याद रखोगे कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे किस प्रकार निर्भर करता है। ओके,
यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स अल्फा है, इस अल्फा को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं इसमें बताइए? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम देगा इसमें बताइए? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इस डेफिनेशन को आप याद रखोगे। ये कहलाता है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर टी। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, यानी टी डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगा? तो फॉर्मूला है आर ऑफ टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहां पे स्टूडेंट्स आर नॉट क्या है? तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। आर टी क्या है इसमें बताइए? तो आर टी है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। और आर नोट क्या है इसमें बताइए? तो आर नोट है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टी डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन है। ओके, यदि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है इसमें देखिए, इसके मीनिंग को देखते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल पे किस प्रकार से निर्भर करता है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर की बात करें तो करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर है क्या? तो करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आई इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी। यदि स्टूडेंट्स हम लोग वी डी की वैल्यू को अप्लाई कर ले तो वी डी का फॉर्मूला है ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। यदि स्टूडेंट्स हम लोग ई की वैल्यू देखें तो ई का वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो आई का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स देखिए कितना होगा? एन ई ए, वी डी की जगह ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, तो आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू में ई के जगह स्टूडेंट्स हम लोग ए को यही रहने देते हैं और ई के जगह लिखेंगे स्टूडेंट्स वी अपॉन एल। यदि स्टूडेंट्स यहां से हम लोग यदि स्टूडेंट्स हम लोग यहां से आई अपॉन वी को नीचे ले आए तो आई अपॉन वी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ए बाई एल। अब इसको स्टूडेंट्स यदि हम लोग पलट दे तो v अपॉन आई इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स v अपॉन आई, इसको हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग r नाम देंगे। और अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि ये जो वैल्यू है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स l अपॉन a। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स अभी फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूला को कहते हैं r इक्वल्स टू रो l अपॉन a। तो आप यहाँ से बाय कंपैरिजन रो की वैल्यू को निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। और एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स देखिए सिग्मा। सिग्मा को स्टूडेंट्स कहा जाता है कंडक्टिविटी। सिग्मा को क्या नाम देंगे स्टूडेंट बताइए? कंडक्टिविटी। क्या नाम देंगे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है क्या स्टूडेंट्स? तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सो इसकी वैल्यू हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करें। ओके, इस फॉर्मूला का आप अच्छे से रिवाइज करें। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट देखिए रो इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पे स्टूडेंट्स एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा हुआ है कि आर जो है वो इस रो पे निर्भर कर रहा है, एंड रो अपने आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसको क्या नाम दिया स्टूडेंट बताइए? इसको हम लोगों ने नाम दिया है नेचर ऑफ, इसको नाम दिया है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, सिंपल सा मीनिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडक्टर के केस में हम लोग देख सकते हैं, देखिए जानते हैं स्टूडेंट्स कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इंप्लाइज दैट कि टेम्परेचर बढ़ने से टाउ की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट बताइए? डिक्रीज हो गया। इसका मतलब कोलिजन रेट क्या हो गया स्टूडेंट बताइए? कोलिजन 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 रेट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए फास्ट हो गया। कोलिजन रेट फास्ट, तो हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आर का जो फॉर्मूला आया है वो है रो एल अपॉन ए, या यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो रो है वो है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यदि टेम्परेचर बढ़ा है तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज किया है, दिस इंप्लाइज दैट कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा स्टूडेंट देखिए? इंक्रीज कर जाएगा। तो ये किसके केस में लिखा गया है स्टूडेंट देखिए? मेटल के केस में, मेटल और कंडक्टर, कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। एंड फॉर्मूला लिखा गया है R at temperature T equals to R0 into 1 plus alpha into temperature T। सिंपल सा मीनिंग। यही पे एक बात और देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इक्वल्स टू 1 मीटर, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इक्वल्स टू 1 मीटर एंड area of cross section equals to 1 meter square, then rho equals to R। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि रो एट टेम्परेचर T इज आल्सो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर T। ओके, सिंपल। यानी यहाँ पे भी स्टूडेंट्स टेम्परेचर के बढ़ने से रो की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट देखिए? इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रो की वैल्यू इंक्रीज किया है, इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि जी का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट देखिए? डिक्रीज कर जाएगा। ये सारा कहानी स्टूडेंट्स हम लोगों ने किसके बारे में लिखा? तो ये सारा कहानी लिखा गया है कंडक्टर के बारे में, एक कंडक्टिंग वायर के बारे में। ओके, सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर ऑन रेजिस्टेंस। यानी जब स्टूडेंट्स हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट देखिए सिंपल सा मीनिंग है, इन स्ट्रेचिंग द डेंसिटी ऑफ द वायर यूजुअली डज नॉट चेंज। यानी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग L1 into A1 equals to after stretching L2 into A2। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यू निकाल के लाएंगे तो देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला आता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यदि स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू लिखे R1 इक्वल्स टू रो इंटू L1 अपॉन A1, इसी तरह स्टूडेंट्स R2 इक्वल्स टू लिखे तो रो L2 अपॉन A2। यदि स्टूडेंट्स दोनों को डिवाइड कर ले तो फॉर्मूला बन जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1 अपॉन A2, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखें। सेकेंड क्वेश्चन, यदि इंफॉर्मेशन ऑफ लेंथ बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग इज गिवन, केवल इंफॉर्मेशन आपको लेंथ के बारे में दिया गया हो बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो उस केस में स्टूडेंट्स हमें यूज करना है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L2 अपॉन A1। देन उस केस में स्टूडेंट्स जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू
L2 नहीं L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ओके, यदि स्टूडेंट्स हमारा इंफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग केवल लेंथ के बारे में दिया गया हो। ओके, यदि स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन रेडियस यानी R1 एंड R2 का गिवन हो, यानी एरिया की बात चल रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, और एरिया इक्वल टू जानते हैं स्टूडेंट्स, एरिया होता है हमारा, एरिया हो गया पाई R स्क्वायर, या एरिया को स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं पाई D स्क्वायर अपॉन 4। तो उस केस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि R1 अपॉन R2 जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर इक्वल टू R2 अपॉन R1 टू द पावर 4 इक्वल टू D2 अपॉन D1 यानी डायमीटर टू द पावर 4। ओके, टू द पावर कितना 4, टू द पावर 4। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप सब लोग वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।